तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है क्वांटम नंबर्स में, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहली चीज हम लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स द शेल occupied by the electron. So it represents the shell occupied by the electron. ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है n की, वो किस हिसाब कहाँ से शुरू होती है? n की वैल्यू शुरू होती है 1 से, और 1 पे कौन सा शेल होता है ये हम देख लेते हैं। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब k शेल है, ठीक है। n की वैल्यू 2 है तो l शेल है, 3 है तो m शेल है, 4 है तो n शेल है। आपने के एल एम एन पढ़े थे ना, इसके आगे भी आप ओ पी क्यू आर एस चलते जाओगे, लेकिन अल्फाबेट्स तो खत्म हो जाएंगे एक पॉइंट पे। जेड पे पहुंच गए तो मान लो दोबारा से ए से भी शुरू कर दोगे। तो इसीलिए शेल्स को कभी भी, और मैंने बताया था ना आपको, शेल्स इनफाइनाइट होते हैं, खत्म नहीं होते कभी भी। तो इसीलिए शेल्स को कभी हम इससे रिप्रेजेंट नहीं करते, हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से, यानी लेटर्स से रिप्रेजेंट नहीं करते। हमने पढ़ लिया था 9th क्लास में कि हम के एल एम एन बोल देते हैं शेल्स को, लेकिन आइडियली के एल एम एन हमें बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो अल्फाबेट्स और अल्फाबेट्स खत्म हो जाएंगे और शेल्स इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो शेल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर से, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा आगे तक इनफाइनाइट तक, ठीक। मरियम समझ में आया इतना? यस सर। अब मैंने ये चीज बताई थी कि शेल के अंदर क्या होते हैं, शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल्स। यस सर, 10 फिर ऑर्बिटल। हाँ, अब एक शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे ये किस पे डिपेंड करता है? ये शेल पे ही डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सब शेल्स। एक शेल में कितने सब शेल होंगे ये किस पे डिपेंड करता है? शेल पे ही। तो यानी कि इसका बहुत सिंपल सा रूल है, देखो, फर्स्ट शेल में एक सब शेल होगा, दूसरे में 2 होंगे, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में 5, छठे में 6। समझ में आ रही है बात? यस सर। पहले शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे? एक, दूसरे में 2, तीसरे में 3। अगर 10वां सब शेल है तो उसमें कितने सब शेल होंगे? 10 सब शेल होंगे, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कंट्रीज के अंदर मैंने बताया था ना, जैसे शेल को मान लो कंट्री और सब शेल को मान लो स्टेट्स। तो अगर कंट्रीज को मैं नाम दे दूं, ये हो गई कंट्री 1, कंट्री नंबर 1, कंट्री नंबर 2, कंट्री नंबर 3। तो कंट्री नंबर 1 के अंदर कितनी स्टेट्स हैं? 1 स्टेट है, सिर्फ एक स्टेट है। कंट्री नंबर 2 में 2 स्टेट्स हैं, कंट्री नंबर 3 में 3 स्टेट्स हैं। समझ में आई बात? ये हो रही है यहाँ पर। तो सर मतलब नंबर ऑफ शेल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब शेल्स। हाँ, मतलब द नेम ऑफ, बेसिकली ये तो नेम हुआ ना, नंबर ऑफ शेल ये नहीं कहेंगे नंबर ऑफ शेल, इसे कहेंगे द शेल नंबर। द शेल नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। जो शेल का नाम है बेसिकली, न्यूमेरिक नेम जो है वो नंबर ऑफ सब शेल्स के बराबर है, ठीक है। अब एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? 2n²। ये फॉर्मूला याद है, ये 9th क्लास में भी था। जो शेल का नंबर है यस उसको सर। स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट शेल के लिए कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा? 2, ठीक है ना। और फिर 2 सेकंड शेल के लिए कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा? 8। फिर थर्ड के लिए निकालेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा? 18। फिर निकालेंगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 32। और ऐसे ही ये चलता जाएगा आगे तक, ठीक है। अब आप सोचोगे कि 18 और 32 तो आ रहे हैं, लेकिन हम तो थर्ड शेल में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही भरते हैं, है ना मरियम? यही पढ़ा है ना, यस सर। ये 8 से ज्यादा नहीं भरते। अगर हमें कैल्शियम का एटॉमिक, कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, कैल्शियम जो कि 20 एटॉमिक नंबर होता है, तो हम लिखते हैं 2882, यही लिखते हैं ना। तो जब यस थर्ड सर। शेल की, जो थर्ड शेल है ये, इसकी जब लिमिट 18 है तो फिर इसमें 8 क्यों भरे? तो इस 18 वाली लिमिट के बाद एक चीज और होती है, एक रूल और होता है। वो रूल ये कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो अगर मैं 18 लिमिट को मान के चलूं तो मैं इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर दूंगा? 10 भर दूंगा।
अब इससे एक रूल तो फॉलो हो रहा है कि थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमने 10 भरे कम भरे, लेकिन एक रूल और होता है कि आउटर मोस्ट के अंदर 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो फिर कब हो पाएगा ये रूल एप्लीकेबल? देखो फिर क्या होगा। अगर मैं जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ जो होता है 30 एटॉमिक नंबर, तो उसे मैं लिखूंगा 2 8 18। कितने आ गए अभी तक? 2 और 8 10 और 18 28 हो गए। 30 करने हैं हमें, तो 2 इसमें भर दिए। अब मैं थर्ड शेल के अंदर 18 भर सकता हूँ। ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही है कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? ऊपर वाली में क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, हालांकि वो थर्ड शेल है, लेकिन आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं आने चाहिए, ये भी रूल होता है। जिंक वाले में क्या हो रहा है, दूसरे वाले केस में 30 एटॉमिक नंबर में, कि आउटर मोस्ट शेल में 18 8 से ज्यादा नहीं आ रहा है, 2 ही आ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, और उसके बावजूद भी हम इसमें आराम से 18 भर पा रहे हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सही है। समझ में आया कब भर सकते हैं 8 से ज्यादा अंदर वाले में? यस सर। ठीक है, तो इसकी सही तो सर मतलब हमें कैसे पता चलेगा, लाइक जैसे अगर ये तो 30 है, बट अगर एटॉमिक नंबर थोड़ा ज्यादा हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि फिर हमने उसके सेकंड अंदर, लास्ट में हाँ, उसके लिए 18 ना या हम ये कुछ वाली कौन कॉन्फ़िगरेशन से लिखते ही वाला? नहीं है। अभी जब मैं आपको एटॉमिक नंबर्स लिखने सिखा दूंगा ना, आई मीन ये क्वांटम नंबर सिखा दूंगा, तो आपको एक नई टाइप की कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा मैं, द राइट वे ऑफ राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन। जो आप लिखते हो ना अभी ये कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज अ वेरी सिंपल वे। अभी हम ऑर्बिटल्स का यूज करके कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, तो उससे आपको फिर ये वाली चीज भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो जो मैंने चीज बताई है। तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा जैसे ही हम क्वांटम नंबर्स खत्म करेंगे। ठीक है मरियम? ओके सर। हार्दिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक, तो इट रिप्रेजेंट्स द शेल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, और इससे हमें ये भी पता चल जाता है नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कितने होते हैं। ठीक है, एक बार हार्दिक नोट से देखकर बताना मैंने इसके बाद और क्या कराया था, इसके अंदर कुछ और भी कराया है? सर वो शेल्स का ही आखिरी में लिखवाया था, बस यही था ना? वो 4 टाइप के। ठीक यस है, सर। ठीक। तो इसके बारे में इतना ही। ये शेल रिप्रेजेंट करता है, और ये कितने शेल सब शेल ऑक्यूपाई करेगा वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आएंगे वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। हम यस सर। इसी से क्या क्या बता सकते हैं, एन की वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि सब शेल कितना होगा, और लेकिन हम इससे ऑर्बिटल्स नहीं बता सकते कि ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ सबशेल्स तो बता दिए हमने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं बता सकते। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम अगले वाले में बताएंगे। तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, ये एक पॉइंट और लिखवा देता हूँ, हालांकि ये बोर्स थ्योरी से पिछली वाली जो मैंने तुम्हें पढ़ाई नहीं है, बट कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ मैं। इट ऑल्सो हेल्प्स डिटरमाइन द एनर्जी, radius and angular momentum of an electron in a shell. अंश अपना माइक म्यूट कर लो। हाँ, थैंक यू। अंश माइक म्यूट कर लो। It also helps determine the energy, radius and angular momentum of an electron in a shell. अब ये formulas ना मैं आप लोगों को बाद में करा दूंगा जिन्होंने नहीं करे, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये इन लोगों ने तो करे हुए हैं। एनर्जी डिटरमाइन करनी है किसी भी शेल की, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है En is equals to -2.18 into 10 to the power -18। वैसे सिंपल फॉर्मूला है, समझ में आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। ठीक है, मरियम अंश आप दोनों सुन लो। एन क्या है यहाँ पे, कौन सा शेल है। जैसे मान लो मुझे बोलना है कि थर्ड शेल की एनर्जी बताओ कितनी होगी, और इससे जूल में निकलती है बाय द वे एनर्जी, ये भी लगा देता हूँ, दिस इज इन जूल्स। अच्छा, अगर मुझे मान लो फिफ्थ शेल की एनर्जी निकालनी है तो मैं लिखूंगा E5। ठीक है, फिफ्थ शेल की एनर्जी निकाल रहा हूँ, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाई एन क्या है यहाँ पे, कौन सा शेल है, फिफ्थ शेल है ना, तो 5 का स्क्वायर। और कौन से एटम के लिए निकाल रहा हूँ, मान लो हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहा हूँ, तो Z होता है एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। हीलियम एटम के लिए निकाल रहा हूँ तो हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लिथियम के लिए निकाल रहा हूँ तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। तो Z मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, Z इज व्हाट, एटॉमिक नंबर। ठीक है,
हार्दिक तुम्हें तो समझ में आया वही, अक्षत तुम्हें भी आया हुआ है, अक्षत शायद यस सर। ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया, रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही शेल नंबर कोई सा भी हो, R1 R2 R3 Rn लिखने का मतलब है कौन से शेल का रेडियस निकाल रहे हो, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला होता है 52.9 डिवाइडेड बाय z, इसमें नीचे आ जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा z का, सिर्फ z आएगा, और n स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये फॉर्मूला बनता है। अच्छा, रेडियस जो निकलता है इसका, ये पिकोमीटर में निकलता है। पिकोमीटर मीटर का ही बहुत छोटा यूनिट है। 1 पिकोमीटर इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, 10 to the power -12 मीटर। ठीक है मरियम, समझ में आई बात? यस सर। और ऐसे ही हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम अगर याद हो तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन इलेक्ट्रॉन सीधी लाइन में नहीं चलते, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, तो उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम नहीं निकालते। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये जब सीधी लाइन में चल रहा है तो इसका मास और इसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो मोमेंटम आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट सीधी लाइन की जगह सर्कुलर पाथ में घूमने लगे तो फिर इसके मास और वेलोसिटी में, ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, इसमें इस सर्कुलर पाथ का रेडियस और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एम वी के अंदर मास इनटू वेलोसिटी में इसका रेडियस भी मल्टीप्लाई कर दोगे अगर, तो ये एंगुलर मोमेंटम बन जाता है, ठीक है। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? एंगुलर मोमेंटम निकलेगा n, यानी वही शेल का नंबर, h अपॉन 2 पाई। 2 और पाई तो पता ही है, पाई क्या होता है। यहाँ पर h क्या है? h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये मैं आपको पढ़ा दूंगा जब ये चैप्टर का स्टार्टिंग पढ़ाऊंगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। अभी सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, याद भी क्या मतलब, इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा तब याद हो जाएगा। अभी बस बेसिक तरीके से समझ में आ गया ये? हाँ जी मरियम, अंश, समझ में आ गया दोनों को? यस सर। ठीक। यस सर। तो अभी ज्यादा सोचो मत इसके बारे में, क्योंकि ये थर्ड चैप्टर में काम नहीं आएगा। जब मैं सेकंड पूरा पढ़ा दूंगा तो ये जो है समझ में आ जाएगा आपको। तो ये सारी चीजों में देखो क्या यूज हो रहा है, एन यूज हो रहा है, एन। सभी फॉर्मूलाज में एन यूज हो रहा है, यानी क्या यूज हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर नंबर ऑफ ऑफ शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स, कौन सा शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज हो रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है बेसिकली इट हेल्प्स यू डिटरमाइन several things. It helps you determine the energy, it helps you determine the radius, it helps you determine the angular momentum of an electron या of an electron revolving in a shell. ठीक है, क्लियर है भाई तीनों को? मरियम समझ में आ गया? हार्दिक, अंश, क्लियर? यस। यस सर। यस ठीक है। तो ये था पहला क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब दूसरा क्वांटम नंबर मैंने क्या बताया था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल रिप्रेजेंट करता था, ये सब शेल रिप्रेजेंट करता है। तो इट रिप्रेजेंट्स द subshell occupied by the electron. ठीक है। और इसके बाद its values extend from 0 to n-1। इसकी वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जाती है। यानी कि देखिए जरा, अगर n की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, एंड सो ऑन, ऐसी होती है ना n की वैल्यूज। तो l की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू 1। होगी 0। 0 नहीं, मैंने क्या बोला, देखो ये लाइन पढ़ो ध्यान से। इट्स वैल्यूज सही, एक्सटेंड, आप ऑर्बिट्स का बता रहे हो ना? सब शेल का, सब शेल क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इट रिप्रेजेंट्स द
सब शेल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके सर। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू होगी 0, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू होगी 0 एंड 1। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू होगी 0 1 एंड 2। ठीक है, अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी, बताओ अब जरा कोई। 0 1 1 2 3। 2 एंड 3। वेरी गुड। जी देख रहे हो, ये जो लाइन मैंने लिखी है सेकंड पॉइंट में जो येलो से हाईलाइट की हुई है, इसका सेंस बन रहा है अब। इट्स वैल्यूज l की वैल्यू की बात कर रहे हैं। इट्स वैल्यूज एक्सटेंड फ्रॉम 0 टू n-1। 0 से शुरू होती हैं और n से एक कम रहती है। ठीक है, मरियम जरा बताओ, अगर n की वैल्यू 10 होगी तो l की वैल्यूज क्या क्या होंगी, कहां से कहां तक होंगी? सर 0 to 9 0 to 9। और वेरी मे गुड। बी हाँ, 0 से लेके 9 तक होंगी। ठीक है, समझ में आई अंश, समझ में आई बात? यस सर। अब देखो, मैंने ये भी चीज कही थी तुमसे, जीरो वैल्यू का मतलब ये मत सोचना कि जीरो सब शेल्स हैं। एल क्या रिप्रेजेंट करता है? एल रिप्रेजेंट करता है सब शेल। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा था, दिस वाज रिप्रेजेंटिंग शेल। ठीक है, एन वाज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? शेल। एल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? सब शेल। सब शेल। एल इज रिप्रेजेंटिंग सब शेल। ठीक है, अब देखो, जैसे शेल के अंदर एन की वैल्यू और शेल का नाम, एन की वैल्यू 1 तो शेल का नाम क्या होता था? के। ठीक है, एल की वैल्यू 2 होती तो एन का इसका नाम होता था के एल। 3 पे एम होता था, 4 पे एन होता था, एंड सो ऑन। तो ये जो है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये जो है, ये था न्यूमेरिक नेम। न्यूमेरिक नेम यानी कि नंबर वाला नाम दे दिया हमने, न्यूमेरिक नेम। और ये क्या था? ये था अल्फाबेटिक नेम। ठीक है, तो शेल्स जो थे उनका न्यूमेरिक नेम भी था और अल्फाबेटिक नेम भी था। ऐसे ही सब शेल का भी न्यूमेरिक नेम भी होता है, अल्फाबेटिक नेम होता है। तो अगर सब शेल 0 है तो 0 का मतलब ये नहीं है इसमें सब शेल नहीं है। 0 का मतलब ये सोचना 0 सब शेल्स हैं। 0 भी सब शेल का नाम है। 0 का मतलब होता है एस। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एल की वैल्यू और उसके हिसाब से सब शेल का नाम क्या होता है। तो एल की वैल्यू 0 होती है तो सब शेल का नाम होता है एस। एल की वैल्यू 1 होती है तो सब शेल का नाम होता है पी। एल की वैल्यू 2 पे होता है डी, 3 पे होता है एफ। तो अभी तो रैंडम ऑर्डर चल रहा है, अल्फाबेटिक नहीं है। तो एस पी डी एफ के बाद ना फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुरू हो जाएगा, जी एच आई एन सो ऑन। ठीक है, 4 5 6 पे। हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये होगा। समझ में आई ये बात कि एल की वैल्यू 0 का मतलब ये नहीं है कि 0 सब शेल्स हैं। 0 ही सब शेल का नाम है असल में। ठीक है, सर तो मतलब लाइक जब n की वैल्यू 3 होगी तो वहां पर l की वैल्यू 0 1 2 दिया हुआ है, यस, तो मतलब SPD होगी फिर वहां पर वेरी गुड, शेल। यस एग्जैक्टली। तो अभी मैं ये चीज तुम्हें और समझ सर में आ बट गई। आपने प्रिंसिपल क्वांटम में तो आपने अभी ये बताया था कि देन जो n की वैल्यू अगर 1 है तो नंबर ऑफ सब शेल्स भी 1 ही होंगे। हाँ, तो वही तो हुआ है इसमें भी। देखो, अभी 1 मिनट लिखने दो मुझे, मैं समझाता हूँ ये वाली चीज भी तुम्हें जरा। यही हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर भी। अभी आपको मैं समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आएगी। देखिए, ये है पहला शेल, फर्स्ट शेल। मैंने क्या बोला था? पहले शेल में कितने सब शेल्स होते हैं? एक ही होता है। तो पहले शेल में एक ही तो सब शेल है, सिर्फ एस सब शेल है। फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है, एस। दूसरे शेल में कितने सब शेल्स हैं? 2 हैं, एस और पी। आई बात समझ में मरियम? तीसरे में कितने होंगे? 3 सब शेल, एस पी यस डी। सर। चौथे में 4 सब शेल, एस पी डी एफ। पांचवे में कितने होंगे? अगर मैं पांचवा लिख दूं तो 5 होंगे। 0 1 2 3 4 लिखेंगे और उनके नाम क्या होंगे? एस पी डी एफ और इसके बाद जी। तो पांचवे शेल में कितने सब शेल हो गए? 5। 5। बात हो गई सही एकदम, प्रूफ जो कही थी फर्स्ट में।
यस सर। हाँ जी हार्दिक, समझ में आई बात? यस सर। तो ये जो लिखा हुआ है ना, अगर मैं कहूं कि फर्स्ट शेल में कौन सा सब शेल है, जीरो सब शेल है, तो जीरो सब शेल का मतलब ये नहीं उसमें सब शेल नहीं है, जीरो ही सब शेल का नाम है। ठीक है, अगर मैं कहूं फर्स्ट शेल में जीरो सब शेल है, तो जीरो सब शेल का नाम है, या तो तुम उसे जीरो सब शेल कह लो या तुम उसे एस सब शेल कह लो, ये दोनों ही इसके नाम है। जीरो न्यूमेरिक नेम है और एस जो है वो अल्फाबेटिक नेम है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ हार्दिक। यस सर। मरियम, अंश, तुम्हें भी समझ में आ गया दोनों को? यस सर। अच्छा, अब एक चीज होती है, पूरा नाम ये नहीं होता, सबशेल नोटेशन। सबशेल नोटेशन असल में ना, सबशेल जो मैंने लिखा, अब देखो एक चीज कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर मैं कहूं एक इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में है, अब पी सबशेल तो यहाँ पे भी है, पी सबशेल यहाँ पे भी है, पी सबशेल यहाँ पे भी है, तो आप सवाल पूछोगे भाई कौन से पी सबशेल में? ठीक है, अगर जैसे मैं कहूं कि भाई मेरा हाउस नंबर 532 है, तो 532 क्या दुनिया में अकेला एक हाउस नंबर 532 है? मैं जगह भी तो बताऊंगा ना, खाली मैं अगर आपको हाउस नंबर बोल दूं कि मेरा हाउस नंबर 532 है, तो ये तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। ऐसे ही मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कह दूं कि वो पी सब शेल में है, अब आप सोचोगे कौन से पी सब शेल में? पी सब शेल तो सेकंड शेल में भी होता है, पी सब शेल थर्ड शेल में भी होता है, पी सब शेल फोर्थ में भी होता है। तो जब सब शेल का नाम लिखते हैं ना, तो सब शेल के नाम में सिर्फ सब शेल का नाम नहीं लिखते, तो साथ में उसका शेल का नाम भी कंबाइन कर देते हैं। कैसे बनता है ये देखो, ये पहला वाला देखो जरा, ये कौन से शेल में है? ये पहले शेल में है, और उस सब शेल का नाम क्या है? एस। तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा 1s। अब मैं अगर बोलूंगा कोई इलेक्ट्रॉन 1s सब शेल में, तो आपको ये समझ में आ गया ना कौन से में? वो फर्स्ट शेल के एस सब शेल में है। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों से कंबाइन करके क्या बनेगा? 2s। ठीक है, 2 ये लिया मैंने, s ये लिया। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों से कंबाइन करके क्या बनेगा? 2p। 2p, वेरी गुड। ठीक है, फिर ऐसे ही इन दोनों से कंबाइन करके क्या बनेगा? 3s, 3s 3p, 3p एंड 3d, है ना? 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब अगर मैं यही बात बोलूं कि इलेक्ट्रॉन 4p सब शेल में है, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली? अगर मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन 4p सब शेल में, तो अब आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिली, आपको ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल के p सब शेल में। बात समझ में आई? यस सर। जब मैंने आपसे बोला कि इलेक्ट्रॉन 4p सब शेल में है, तो नाउ यू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यू नो व्हाट आई मीन टू से इज द इलेक्ट्रॉन इज इन द फोर्थ शेल एंड p सब शेल, राइट? यस सर। तो ये हुआ सब शेल नोटेशन। अंश, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, अब आ रही है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ समझ में आ गया ना? अंश, आवाज आ रही है? समझ में आ गया? यस सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। तो सब शेल नोटेशन समझ में आ गई, ठीक है? सब शेल के नाम कैसे होते हैं? सब शेल के नाम होते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। ऐसे ही 5 वाला बन जाएगा 5s, 5p, 5d, 5f। वो कहाँ तक जाएगा? 5g तक जाएगा। ठीक है, 6 वाला कहाँ तक जाएगा मरियम? 6g तक सर। 6g, 6h भी तो आ जाएगा उसमें। 6 में 6 होंगे यस ना सर। टोटल, है ना? तो देखो ना, यस वही हो रहा सर। है ना, देखो फर्स्ट शेल में एक सब शेल है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, पांचवे में कितने होंगे? 5 होंगे, छठे में 6 होंगे। ठीक है, यस यस सर।
तो ये हो गए आपके सब शेल। अब मैंने क्या बताया था, सर सब शेल देन फिर ये भी एच के आगे जेड तक जाएगा, बट फिर ये भी इनफाइनाइट ही होते ये हैं, भी तो फिर इनफाइनाइट वो होगा क्योंकि वापस इसमें भी देखो रिपीट हो नंबर है जाएगा। ना। सब शेल का मैंने क्या कहा, इसीलिए हम न्यूमेरिक नेम भी यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, सब शेल के भी देखो न्यूमेरिक नेम है। एल की वैल्यू तो 0 से शुरू हो रही है ना, वो जा सकती है इनफाइनाइट तक। ये अल्फाबेट तो खत्म हो जाएंगे लेकिन सब शेल थोड़ी खत्म होंगे, है ना। यस सर। तो ये भी इनफाइनाइट तक जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन जनरली जो हमें अभी तक एलिमेंट्स, हमें 118 एलिमेंट पता है ना पीरियोडिक टेबल में टोटल, तो उसके लिए एफ तक ही काफी होता है। एफ से भी आगे नहीं बढ़ना पड़ता हमें, जी तक भी नहीं जाना पड़ता। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब मैंने क्या बताया, हमने ये पढ़ लिया शेल के अंदर क्या होते हैं सब शेल, और उन सब शेल के नाम भी पता चल गया। शेल के नाम तो हमें पता ही थे पहले से, KLMN। ठीक है। सब शेल के नाम भी पता चल गया, 1s 2s 2p। ठीक है। अब सब शेल के अंदर क्या होता है, क्या बताया था मैंने? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट्स। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, ठीक है हार्दिक। यस सर। ऑर्बिटल होते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, हमें ये पता लग सकता है शेल से, पता लग सकता है शेल के नंबर से कि उसमें कितने सब शेल होंगे। पहले में एक होता है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसी तरीके से हमें सब शेल के नाम से पता लग सकता है कि उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? तीसरा पॉइंट है ये, नंबर ऑफ orbitals in a subshell is given by 2l plus 1। ये फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस 1। ठीक है। देखो क्या मतलब है इसका, मैं सब शेल ले लेता हूँ यहाँ पे, और उस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे वो अगला कॉलम बना लेता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो सब शेल कौन कौन से पढ़े हैं हमने? SPDF पढ़े हैं ना, 1s 2s, कोई सा भी एस हो, बस वो SPDF पढ़े हैं। SPDF ये पढ़े, मतलब G भी हो सकता है आगे, फिलहाल मैं 4 लिख रहा हूँ। S होगा तो L की वैल्यू क्या होती है इसके लिए? L इक्वल टू 0 होता है ना, L 1। का मतलब 0 0, L 0 से शुरू होता है, यस याद सर। रखना। ठीक है। P मतलब L इक्वल टू 1। ठीक है। D मतलब L इक्वल टू 2। F मतलब L इक्वल टू कितना? 3। सही है, ऐसे ही चलेगा। हाँ जी हार्दिक, समझ में आया? ऐसे ही चलेगा। यस सर। ठीक है। अक्षत, क्लास तो रिकॉर्ड हो रही है, एक बार देख लेना, तुम्हारा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था ना, ये जरूरी है नेक्स्ट क्लास से पहले। ठीक है। अक्षत, आवाज आ रही है अभी? सर आप रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ हाँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, एक बार देख लेना जरूर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ठीक है दिक्कत सर। हो जाएगी, ये समझोगे नहीं ना फिर। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया? 2l प्लस 1। तो 2l प्लस 1 फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो 2 इंटू 0 प्लस 1, एल की वैल्यू 0 है तो क्या आंसर आया? 1। तो यानी एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। पी सब शेल में कितने होते हैं? 2 इंटू 1 प्लस 1, क्या आंसर आएगा? 3। 2 इंटू 2 प्लस 1, क्या आंसर आएगा? 5। 2 इंटू 3 प्लस 1, क्या आंसर आएगा? 7। तो कोई पैटर्न देख रहा है इसके अंदर? क्या पैटर्न बन रहा है? सारे के सारे ऑड सर नंबर्स आ 2 ऐड होता जा रहा है ना, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। है। यस सर। 1 3 5 7 9, तो इससे अगले में 9 होंगे, फिर 11 होंगे एंड सो ऑन। समझ में आ रही है बात? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं एक सबशेल में, वो किस फॉर्मूले से निकलते हैं? 2l प्लस 1 से निकलते हैं, और ऑर्बिटल जनरली ऑड नंबर में होते हैं सारे। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बॉक्सेस बनाते हैं। तो एस सबशेल में एक ऑर्बिटल है ना, तो इसको एक बॉक्स से दिखाएंगे। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं, तो इसको 3 ऐसे बॉक्सेस कंबाइन करके बना देंगे, इससे दिखाएंगे। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल हैं, तो हम 5 ऐसे बॉक्सेस बना देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है।
F में 7 ऑर्बिटल्स हैं तो 7 के लिए भी ऐसे 7 बॉक्सेस बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये आपका S सबशेल, P सबशेल, F सबशेल एंड ऐसे G H बनता चला जाएगा। ठीक है, मरियम समझ में आया? यस सर। तो अब यही ऑर्बिटल्स मैं इसमें भी बना के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो जरा, S सबशेल है ना, ये S सबशेल कितना 1s हो चाहे 2s हो चाहे 3s हो, कोई सा भी s हो, एक ही ऑर्बिटल होगा उसके अंदर। तो 1s एक को ऐसे दिखाया जाएगा, 2s को भी ऐसे ही दिखाया जाएगा, 3s को भी ऐसे ही दिखाया जाएगा, 4s को भी ऐसे ही दिखाया जाएगा, 5 6s 7s कोई सा भी s हो, s के अंदर कितने ऑर्बिटल आएंगे? एक। ठीक है, ऐसी p में हमेशा कितने आते हैं? 3। तो p को ऐसे दिखाया जाएगा, कोई सा भी p हो, चाहे वो 2p हो, चाहे वो 3p हो, चाहे 4p हो, 5p 6p, any p। ठीक है, all p subshells will have how many orbitals? 3। ठीक है, 3। all d subshells similarly will have how many orbitals? 5। 5। and all f subshells will have 7। 7 orbitals। very good। ठीक है, तो 4 से शुरू होते हैं, f सबशेल तो होता ही नहीं है, थर्ड शेल तक तो आता ही नहीं है f सबशेल, है ना। थर्ड f सबशेल की शुरुआत ही होती है 4th शेल से। ठीक, तो आई होप यहां तक समझ में आ गया। अंश तुम्हें भी समझ में आया? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। हार्दिक आगे बढ़े, क्लियर है भाई? यस सर। तो ये सर हो जो गया। इस वीक में सैटरडे है उसी से आने हैं हमें ऑफलाइन, या हाँ, नेक्स्ट वीक वाले नहीं सैटरडे? इसी वीक के सैटरडे से, इसी ओके। वीक। ठीक है, अब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, इसे बिल्कुल लेट मत करो क्योंकि दिक्कत हो जाएगी आगे ना, कि यस सर। सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाएगा जिस पेस पे हम चल रहे हैं। तो वी नीड टू गो अ लिटिल फास्टर देन दिस। ठीक है, इसीलिए मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन का करा है, क्योंकि ना वीक डेज में क्या हो रहा है मेरे साथ, दिक्कत ये है कि मैं क्लास ले नहीं पा रहा हूँ ऑफलाइन, तो तुम्हारा ऐसे टाइम वेस्ट होता जाएगा।